अब हम लोग केस 4 देखते हैं। इस केस में हमारे पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है और इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मास कैपिटल M दिया गया है। साथ ही साथ इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यह जो AO है, इस AO का जो लेंथ दिया गया है वह h दिया गया है। AO क्या है? इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का हाइट है और इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का हाइट कितना दिया गया है? स्मॉल h दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। और इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यह जो बेस है, इस बेस का रेडियस r दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। और इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यह जो बेस का यह कौन सा पॉइंट दिया गया है? सेंटर दिया गया है और इस सेंटर को O बोला गया है। क्लियर है? ठीक है। तो हमें इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जो एक्सिस इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के इस बेस के डायमीटर से होके गुजर रहा हो। क्लियर है? ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है मेरा वह इस बेस के डायमीटर से होके गुजर रहा है, यानी कि यह मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को यदि हम लोग PQ बोल दे तो हमें इस PQ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यह जो AO होगा और यह जो PQ होगा आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं AO जो है वह किस पर परपेंडिकुलर है? PQ पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ठीक है। ठीक, तो हम लोग यहाँ PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यदि हम लोग IPQ बोले तो हमें इस IPQ का वैल्यू फाइनली कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने थर्ड केस में यह पढ़ा है कि जब किसी यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस गुजरता है तथा इस बेस के क्या होता है? पैरेलल होता है, यानी कि इस PQ एक्सिस के क्या होता है? पैरेलल होता है। तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का वह कितना होता है? 3m/80 इंटू 4 कैपिटल R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? और इस पॉइंट को हम लोग O प्राइम बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो इस O प्राइम से गुजरने वाला कोई एक्सिस है जो इस PQ एक्सिस के क्या हो? पैरेलल हो। ठीक है। यह हमारे पास कोई एक्सिस है, यह एक्सिस इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है तथा किस एक्सिस के पैरेलल है? इस PQ एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। और इस एक्सिस को यदि हम लोग MN बोल दे तो इस MN एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? IMN यदि बोले तो IMN होता कितना है? IMN जो होता है वह 3m/80 इंटू 4 कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल h स्क्वायर होता है। क्लियर है? ठीक है। क्लियर है? और यह जो MN एक्सिस है वह किसके पैरेलल है? PQ एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है? ठीक है। तो MN जो है वह किसके पैरेलल है? PQ के पैरेलल है। क्लियर है? ठीक। तो जैसा कि सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने यह पढ़ा है कि किसी यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है वह वर्टेक्स से 3h/4 हाइट पे होता है, यानी कि इस वर्टेक्स से और इस सेंटर ऑफ मास के बीच का जो हाइट है वह कितना हमारे पास? 3h/4 है। क्लियर है? और यह जो हाइट है हमारे पास AO जो हाइट है वह कितना हमारे पास? h है। तो यह O प्राइम और O के बीच का जो हाइट होगा वह कितना हमें मिल जाएगा? वह हमें कितना मिल जाएगा? h माइनस 3h/4 मिलेगा। और यह होगा कितना? यह होगा हमारे पास h/4 होगा, यानी कि इस सेंटर ऑफ मास और इस बेस का यह जो सेंटर है इसके बीच का जो परपेंडिकुलर हाइट होगा वह कितना होगा हमारे पास? h/4 होगा। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यह MN एक्सिस और यह PQ एक्सिस आपस में पैरेलल है तथा इस MN एक्सिस के अबाउट पहले से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है यह पता है। क्लियर है? साथ ही साथ इस MN एक्सिस और इस PQ एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर हाइट है वह भी हमें पता है। तो आसानी से हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके इस PQ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हमने कितना माना? IPQ माना है। क्लियर है? तो IPQ बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? इस MN एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हम लोगों ने कितना माना? IMN माना है। तो IPQ बराबर क्या होगा? IMN प्लस इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो मास है वह कितना हमारे पास है? कैपिटल M है, इंटू इस MN एक्सिस और इस PQ एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर हाइट है वह हमारे पास कितना है? h/4 है। तो इंटू क्या लिखेंगे? h/4 का स्क्वायर। क्लियर है? बस हम लोग IMN हमें पता ही है कितना हमारे पास? इतना है। तो IMN के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे? 3 कैपिटल M/80 इंटू 4 कैपिटल R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
कैपिटल एम एच स्क्वायर अपॉन 16 मिलेगा। क्लियर है। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 कैपिटल एम अपॉन 80 इंटू 4 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 3 कैपिटल एम इंटू स्मॉल एच स्क्वायर अपॉन 80 प्लस एम एच स्क्वायर प्लस 16। क्लियर है। तो यहां से हम लोग इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें आई बराबर क्या मिलेगा, आई पी क्यू बराबर क्या मिलेगा, या तो हमें मिल गया 3 एम आर स्क्वायर अपॉन 20, कितना मिल गया 3 कैपिटल एम आर स्क्वायर अपॉन 20 प्लस 16 पचे 80 तो 5 3 8 अपॉन 80 यानी क्या मिलेगा 8 एम एच स्क्वायर अपॉन 80, 16 85। ठीक है। तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो यह 10 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई पी क्यू बराबर हमें क्या मिलेगा 3 एम आर स्क्वायर अपॉन 20 प्लस एम एच स्क्वायर अपॉन 10। क्लियर है। क्लियर है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं तो हमें आई पी क्यू बराबर क्या मिलेगा, यहां से हम लोग m बाई 20 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 3 आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 3 आर स्क्वायर प्लस यहां से हमें क्या मिलेगा 2h स्क्वायर, क्या मिलेगा 2h स्क्वायर। क्लियर है। तो यानी कि इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, कुछ इतना होगा। यानी कि जब कोई भी एक्सिस किसी यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के बेस के डायमीटर से होके गुजरे तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, कुछ इतना होगा। क्लियर है। तो आप